No politician has ever done this with us in an audience, and we were very conscious of not revealing the guest because we know that everyone's favorite ही है ये. यार एक दुविधा है, प्लीज सॉल्व कर दो, आप लोग ही कर सकते हो. मेरी शॉर्ट से ज्यादा स्किन रिवील तो नहीं हो रहा? अल्टीमेटली बनाना कपिल शर्मा शो ही है. वो बेसिकली एम एक ही है. मेरी मम्मी ने बोला था बेटा कपिल की मम्मी फेमस हो गई, मैं कब होंगी? तो मम्मी को यहाँ बैठना और उनका शॉट दिखाना है. Any guesses what is happening today? Everyone welcome with a round of applause Mr. Amit Shah. No, it is Pankaj Tripathi. यार एसी का कुछ इतना ठंडा चलेगा क्या? नहीं, वैसे मेरे पास 2 टी शर्ट है, तो मैं अगर लगा तो बीच में नहीं भाई एसी कम किया जाए यार. एसी कम मैंने लगा बीच में तो मैं पहन लूंगा एक और. दुनिया भर के सवाल आपसे पूछे गए हैं और आपने बहुत सारे किस्से बता दिए हैं. बहुत सारे बता. तो मेरा एम तो यही था कि आपसे बातचीत करने का लुत्फ उठाऊं. मुझे लगता है आपसे बात करके कुछ सीखने को मिलेगा मुझे. मैं आपका देखा हूँ काफी शो में, पहले आपकी तारीफ कर दूं. मेरा भी मन था कि आपसे कभी बात हो. आपने देखा हुआ है? हाँ. तो बहुत सारे एपिसोड देखा. सब्सक्राइब किया आपने? यार ये नहीं किया होगा क्योंकि मुझे रिकमेंडेशन में नहीं आता, मुझे बार बार खोजना पड़ता है. ठीक है. तो नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वो सब्सक्रिप्शन वाला काम बहुत कम ही करता हूँ. पिछले दिनों आप चुनाव में गोरखपुर गए थे गांव में. अच्छा, वो भी देखा आपने? हाँ, वो भी देखा. चुनाव वाला भी देखा आपने? मुझे लगा सिर्फ इंटरव्यू देखे होंगे. नहीं, चुनाव वाले भी देखे हैं, इंटरव्यू भी देखे हैं. क्या बात कर रहे हैं? थैंक यू. मुझे पहली बार ना ऐसा लग रहा है, मैं बताऊं, अभी तक भी मेरा पता नहीं क्यों थोड़ी अनइजीनेस है मेरे भीतर अभी. इस इंटरव्यू में, लाइफ में? नहीं, अभी लाइफ इस वक्त इस कॉन्वर्सेशन में, अभी इस बातचीत में स्टेज पे, क्योंकि अब्रप्टली हुआ सब कुछ. मैं आई थिंक ऐसे ऑडियंस के बीच में 2-3 बार बातें किया हूँ. और मुझे देख के लग रहा है कि काफी पढ़े लिखे ऐसे टाइप के लोग हैं. हाँ, तो इनको कैसे एंटरटेन किया जाए. एक इंडिगो की फ्लाइट अटेंडेंट है. अच्छा. एक एनजीओ में काम करते हैं यूपी बिहार में. यहाँ पे 2-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे भी फर्स्ट टाइम ही देखा है. अच्छा. वो भी याद है. आमतौर पे सिनेमा वालों का तो इंटरव्यू ज्यादातर मैच फिक्सिंग टाइप का ही होता है. हर इंटरव्यू, सिर्फ सिनेमा वाले नहीं. नॉट सिनेमा, हर इंटरव्यू लगभग. तो यहाँ मैच फिक्सिंग है नहीं, तो मेरे को चिंता है क्या पूछेगा आगे. नहीं, एकदम कंफर्टेबली. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. पहले तो मैं आपका फिर से हाथ मिलाऊं एक बार प्लीज. क्योंकि भाई मैं क्रिकेट फैन हूँ. आप लोगों ने जो फिल्म बनाई है ना, और अभी आपको लग रहा होगा कि एग्जैजरेटेड मूवमेंट करके एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन मैं हूँ ही ऐसा. हाँ, करिए, बिल्कुल. तो हम मैं 83 के जिस भी बंदे से मिलूंगा उससे ऐसे ही मिलूंगा. क्योंकि आप लोगों ने जो फिल्म बनाई है, मैं 3 बार देखी है. 2 बार हॉटस्टार पे, 1 बार नेटफ्लिक्स पे. मतलब उसने ना, एक बचपन में एक क्रिकेट फैन था मेरे अंदर. बताओ, ये अमेज़न प्राइम भी ले लिया होता तो उस पर भी एक बार देख लेते. कम से कम मेरा चैनल भी. मेरा नहीं, सॉरी, मेरा तो नहीं है. मेरा अमेज़न कैसे हो सकता है? मैं मेरा चैनल बोल रहा हूँ. मतलब मेरे शोज वहाँ सब पे हैं. मैं तो आप पे सबके. मैं तो वो हूँ, क्या हूँ, सर्वव्यापी अमेज़न प्राइम. मैं 83 के जिस भी कास्ट मेंबर से मिलूंगा ऐसे ही मिलूंगा. क्योंकि भाई वो जो बचपन का क्रिकेट फैन था ना, मैं सच में मैं तो रो ही गया. और शायद मैंने आंसू ना दिखाए हो क्योंकि मैं जिसके साथ देख रहा था शायद मुझे नहीं अप्रोप्रिएट लगा हो. अरे बधाई, आपकी शादी हो गई ना पिछले. थैंक यू. अरे आपको सब पता है क्या? हाँ. अच्छा बताओ, ये बताओ कि मेरा जन्मदिन कब आता है? ये नहीं मालूम. आपका कब आता है? मेरा तो 5 सितंबर. 5 सितंबर सही है आपका कहना, लेकिन उसमें भी कहानी है. अच्छा, हाँ, बताओ चलो. 2 हैं, एक 5 सितंबर है, एक 28 सितंबर है. 28 वाला सही का है और 5 वाला ऐसा है कि मेरे भैया गए थे शायद गांव के स्कूल में एडमिशन कराने. ठीक है. तो मैं इकलौता एक्टर हूँ जो ग्राम पंचायत से आता है, कस्बा भी नहीं, ब्लॉक भी नहीं. तो गांव में गए एडमिशन कराने. वो तो टीचर पूछा कि भाई कब का है जन्म, क्या लिखें? तो बोले यार सितंबर तो महीना था. ठीक. तारीख याद नहीं है. घर से पूछ के पता करके नहीं गए थे कि तारीख क्या है. तो टीचर ने शायद बोला होगा, मैं ये आकलन लगा रहा हूँ कि फिर सितंबर है, तारीख याद नहीं है, तो 5 सितंबर डाल दो, अच्छा है, टीचर्स डे है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन. बिल्कुल. तो वो 5 सितंबर डाल दिया गया पेपर में. अब चूंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड पे सब जगह वही है और वो
पिछले 2-3 सालों से थोड़ा चर्चित अभिनेता हो गया हूँ, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ डालना होता है या पैन कार्ड, ये तो कहीं से निकल गई होगी किसी फिल्म कंपनी से, तो लोगों को 5 सितंबर चल गया। अब बहुत सारे लोग उस दिन मुझे शुभकामना संदेश देते हैं, मैं भी रिप्लाई जितना संभव होता है कर लेता हूँ कि और क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करना कि इस दिन न उस दिन, छोड़ दो। मैं आमतौर पे जन्मदिन मनाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बड़ी कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बचपन में घर पे पता ही नहीं था। मेरी बहन ने मेरी माँ को एक दिन फोन किया, अभी कुछ 2-4 साल पहले, कि माई तो याद बा आज हमारा जन्मदिन है, भोजपुरी हम लोग बोलते हैं। तो मेरी माँ शॉक्ड हो गई कि तुमको अपना जन्मदिन याद है। क्योंकि उनको तो बिल्कुल नहीं याद होगा। उनको तो मालूम ही नहीं, इसको लगा जिस दिन पैदा हुई इसको याद भी है कि मैं इस दिन पैदा हुई थी। मतलब इसके मतलब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अब गांव में जाके बाबूजी को मैं वेल डू हैप्पी बर्थडे, बाबूजी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो बोलेंगे हैं क्यों बोल रहे हो ये? क्योंकि क्या वहाँ केक वेक की फूल वूल की दुकानें भी नहीं है। तो शहरों में ये सब दुकानें होती हैं, तो बहुत कुछ मिला जुला है ना। 5 सितंबर था, मैं पता है बोलने वाला था कि मेरा जन्मदिन भी 5 सितंबर को आता है, और हम फिर हाथ मिलाते, लेकिन आपका आता ही नहीं 5 को। अभी मिला नहीं आता है, मेरा आता है। आता मेरा आता है। अब क्या है कि जो ये तो वो किस्सा है, अब मैं भी 5 ही मानने लगा हूँ कि ये सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, ये सब नहीं चलेगा। नहीं। मैं इनफैक्ट कोई नहीं मानता हूँ। मुझे न 5 न 28, जिउतिया एक त्योहार होता है उस दिन का है, लेकिन अब 5 इतना सार्वजनिक हो चुका है कि मैं जो लोग, एक तो आजकल एक अलग समस्या है ये सोशल मीडिया का दौर में, भी मेरी एक परेशानी है पिछले कई दिनों से। क्या है एग्जैक्टली? कि ये जन्मदिन के दिन इतना होता है, जिसका जन्मदिन होता है उसको दिन भर लगा देते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे, और जहाँ तहाँ रहो, बैठे रहो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। अरे जन्मदिन है, छोड़ दो यार, ये तो बैन कर देना चाहिए कि जन्मदिन सोशल मीडिया पर नहीं मनाना है। आदमी अपने मन का जो करना है करे, दिन भर रिप्लाई करने बैठा है या 4 ठो लड़का लगाया है, अगर फॉलोअर ज्यादा है तो लड़का ही लगाना पड़ेगा ना। 1 सेकंड तो हाँ भाई ले देना, वो आके बोलता है सर उनका आया था फलाने जी का, अच्छा कर दिया, थैंक यू सो मच, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, उनमें प्रणाम भी लगा देना, एक इमोजी। तो अभी शूट कौन सा चल रहा है? अभी वो चल रही है फुकरे 3। अच्छा, फुकरे 3। अरे वाह, मैं असल में जमना पाड़ से ही हूँ। ओह वाह। तो फुकरे से मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। हाँ, मैं ईस्ट दिल्ली लड़का है। अच्छा, जमुना पार्क कहाँ? गीता कॉलोनी। मैं प्रीत विहार। मैं गीता कॉलोनी में रहा हूँ। अच्छा। 1-2 महीने गीता कॉलोनी में हमारी नई शादी हुई थी, मतलब पत्नी आ गई थी NSD से निकल के, 2 महीने रहा था गीता कॉलोनी के 3रे फ्लोर पे। अच्छा। हाँ, तो वो हमारे जीवन में ना स्मेल और साउंड गीता कॉलोनी से याद आ गया अचानक। मैं कहीं और चला जा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है जैसे। बोलो ना, होस्ट से क्या लेना देना है, मैं अकेला ही काफी हूँ। आप जा सकते हो। हाँ, मतलब मैं कुछ हम जहाँ जिस घर में रहते थे उस घर के बाएं तरफ, वो गीता कॉलोनी के घर आमतौर पे खिड़की सिर्फ आगे होती है, इधर दूसरी दीवार, उधर दूसरी दीवार, ओपनिंग का पार्ट सिर्फ फ्रंट पे होता है। तो बाएं हाथ पे रात को ना कोई एक सितार वादक रहते थे, तो वो सितार वादक रात को ना एक राग बजाते थे कोई भी अपने पसंद की, और उस राग को बजाने के बाद वो उस राग से संबंधित एक हिंदी पॉपुलर सॉन्ग बजाते थे। उसके बाद उनका रोज का रूटीन था ये रात में। और हम लोग तब तक पति पत्नी मच्छरदानी लगा के छत के आगे के हिस्से में सोने की तैयारी करते थे, उनका सितार सुनते थे इधर से। और सुबह में हमारे सामने वाली छत पे, मतलब वो गली के उस पार, कोई एक लाफ्टर क्लब चलता था बुजुर्गों का सुबह। वो सुबह आके 6-6:30 बजे तो ना गीता कॉलोनी का जब भी जिक्र आता है ना जमुना पार्क का, तो मुझे ये 2 साउंड मेमोरी इतनी तगड़ी है। वो सितार से सुलाना, सितार वादक हमें सुलाते थे और वो लाफ्टर क्लब हमें उठाता था। तो हमारी स्मृतियों में साउंड, स्मेल, ये एक्टिंग की पे ही बात कर रहा हूँ मैं, कि क्राफ्ट में बहुत ज़रूरी है। एक्टर के लिए अब हम बोलते हैं ना, मैं बार बार कि सेंसेस अच्छे होने चाहिए, सेंसिबल एक्टर है, सेंसिटिव एक्टर है। तो ये जो हमारे सेंसेज हैं, सुनना, देखना, सूंघना, महसूस करना, ये इसका क्षय हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। इसमें बहुत कारण है इसके पीछे। वो कारण क्या है? कर्कश ध्वनि होती है, मधुर ध्वनि होती है। हम एक अर्बन लैंडस्केप का ध्वनि, साउंडस्केप सुन लो आप शहरों का, तो मधुरता कम है, कर्कशता ज़्यादा है। ट्रैफिक है, गाड़ी है, हॉर्न है, कंस्ट्रक्शन है। तो अब आपका जो साउंडस्केप है, आप 24 घंटे में आप ज़्यादातर टाइम तो कर्कश ध्वनियाँ सुन रहे हो,
और ना आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप उन पे ध्यान दे के बांट पाओ कि यार इसमें इस कर्कश में क्या है, इसमें मेटेलिक कितना है, इसमें किस फ्रिक्वेंसी का साउंड है, इसमें चिड़ियों का साउंड भी इन्वॉल्व है क्या। हम एक्टर को सेंसेस पे काम कराते हैं, ड्रामा स्कूल में सिखाया जाता है कि तुम अपने सेंसेस पे काम करो, सुनने के, देखने के, स्वाद के, टच के। मैं ठीक से नहीं बैठा हूँ क्या? नहीं, अरे ऐसे करके ऐसा लग रहा है मतलब कुछ गाने और भी प्रोग्राम चालू करूँगा थोड़ी देर में। अब मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा तो ये इंडियन रियलिज्म है, जैसे आप बैठे थे ना। हाँ, मैं जैसे सेट हो गया, बॉडी को एक तरीके से डाल दो, करेक्ट, आराम में है ना, आराम की मुद्रा में रहने दो। कौन सी थी वो पिक्चर है जो बचपन में देख के बड़े हो रहे थे? पिक्चर नहीं, कौन सा वो आर्ट था जिसको देख के बड़े हो रहे थे? लौंडा नाच, गांव का। जोकर मुझे बहुत पसंद आते थे उसके। जो नाच में जोकर होते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग। एक ज्ञानी थे हमारे यहाँ, ज्ञानिया था, एक ठो लंपट है तो बोलो। तो एक लक्ष्मण करके डांसर था, लक्ष्मण हुआ, थारूहट मतलब मनोज भैया के गांव की तरफ की एक नदी है वहाँ, गंडक नदी नेपाल से आती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो वो नदी के इस किनारे गोपालगंज है, उस किनारे उस तरफ बेतिया चंपारण है। मनोज वाजपेयी उधर से आते हैं, मैं नदी के इस पार वाले डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। अखबार में पढ़ा था उनके टाइम पे कि एक एक्टर बना है बेलवा का, उस पार का, बेतिया का। मेरे को लगा अच्छा बेलवा से कोई एक्टर बन सकता है सिनेमा में, तो भाई हम भी तो बन सकते हैं, इधर क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं तो पहला झुकाव। और गांव में नाटक होता था मेरे, एमेच्योर टाइप, एमेच्योर, बहुत एमेच्योर, भयानक वाला एमेच्योर, मतलब कोई भी एक्टर अपनी लाइनें याद नहीं करता था। अच्छा। हाँ, ऐसा ही स्टेज बनाते थे लकड़ी का, चौकी, घर के जो चौकियां होती है ना, उनको ला के जोड़ के नीचे से थोड़ा हाइट दे के और जोड़ के सबको नीचे पैर बांध के ताकि गिरे नहीं, और उस पर होता था। और डायरेक्टर मतलब वो प्रॉम्प्ट करता था पर्दे के पीछे। ठीक है, तो वो रामलीला ही होती थी या कुछ और? कुछ और भी। अच्छा। कंटेम्प्ररी सामाजिक, एक लोटा पानी, घुंघरू फेंक दो, कलम उठा लो, तलवार। अच्छा। ऐसे टाइप के लोकल प्ले राइट होते थे। कुछ पटना के पब्लिशर्स हैं जहाँ पे पतली किताबें छपती भी हैं नाटकों की। तो और वो ये वाली नहीं, मतलब ये हिंदी लिटरेचर वाली मोहन राकेश और बड़ा वाला नहीं, पल्प। हाँ, वैसा अपना। तो वही आता था और डायरेक्टर पर्दे के पीछे से प्रॉम्प्ट करता था और एक्टर लाइनें याद नहीं करता था, अपनी लाइनें बिना याद किए। रिहर्सल हुआ 15-20 दिन, डायरेक्टर ने क्या प्रॉम्प्ट किया सुनाई नहीं दिया तो वो हंसने लगता था और हंसते हुए ऐसा ना कि अब मान लो कि वाइड कर लो फ्रेम। हाँ, कर लो फ्रेम वाइड, कि ये डायरेक्टर है हमारा, वो इसके पीछे रहेगा यहाँ, और टॉर्च लेके, स्क्रिप्ट लेके ऊपर, और उसको भी याद नहीं है डायरेक्टर को भी तो ऐसा पतला टॉर्च ताकि रोशनी पर्दे के बाहर ना समझ आए कि देखो वो डायरेक्शन चल रहा है, पीछे से वो टॉर्च जलाया है, तो उसको डायरेक्शन चल रहा है बोलते थे। तो यहाँ से आके बोल रहा है विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह जो है, जो विक्रम सिंह कैरेक्टर है, वो प्ले इधर आ चुके हैं, अब डिस्टेंस ज्यादा है, इनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये तो अब उसने इतने में इनका ही विक्रम सिंह हा किए, तो वो गुस्सा में आके बोला कि बंद कर हंसना, हंसे जा रहे हैं तब से, सुन नहीं रहे हैं टाइप। तो कई बार ऐसा हुआ कि हाँ बंद कर हंसना बोले भी ये डायलॉग था इनको, अरे राम गलत रास्ते पे जा चुके हैं। तो इतने में बहुत गलती होगी, तो एक पर्दा खींचने वाला बंदा होता था इस कोने में, तो उसका ये था कि बहुत बड़ी गलती हो गई कुछ संभलने से ज्यादा, तो कभी चलते सीन में सीटी मार दिया जाएगा और वो पर्दा क्लोज कर देगा, फिर अंदर का वापस रीसेट करके कि तुम ऐसे किए। हाँ, तो ऐसा एक आध बार हुआ। आपने उसमें परफॉर्म किया? मैं उसमें करता था। तो मैं उसमें एक साल लड़की बना था, क्योंकि लड़की के किरदार में जो करता था वो कहीं बाहर कमाने गया था, वहाँ से लौटा नहीं, आया नहीं छुट्टियों में, तो मुझे लड़की बनना था, तो मैं बना। पूछे थे राघव बाबा, बोले थे कि भाई पहले घर से अनुमति ले लो, लड़की बन रहे हो तुम। करेक्ट। तो क्योंकि लड़की जो बनता था उसको पूरा गांव एक साल उसी नाम से चिढ़ाता था। करेक्ट। संध्या का रोल है तो पूरे गांव के लिए वो संध्या हो गया एक साल, संध्या। थिएटर का या आर्ट का आपकी दुनिया व्यापक कैसे होती चली गई? एनएचडी पे बताना, अभी उससे पहले बताना। पटना में 1-2 प्ले देखा और वो लगा कि गुरु ये तो कुछ अलग कर रहे हैं लोग। मैं मतलब एक परफॉर्मेंस में रोने लगा था मैं थिएटर में बैठ के। एक एक्ट्रेस थी प्रणीता जायसवाल उनका नाम था,
तो मैं बोला यार इतना कमाल कर रहे हैं ये लोग। अंधा कुआं प्ले था, लक्ष्मी नारायण लाल का है। और मैं 1 साल तक पटना में दर्शक था नाटकों का, रोज देखता था। मतलब जिस दिन हो, हफ्ते में 2-3 दिन, उस दिन चुपचाप साइकिल लेके जाके मैं देखता था बैठ के। मैंने फिल्में इतनी नहीं देखी है जितना मैंने लाइव शोज, परफॉर्मेंस, नाटक, पोएट्री, संगीत ये देखा। उतना सिनेमा नहीं मतलब देखा। गांव में तब सिनेमा का था ही कुछ नहीं, भी नहीं, कुछ नहीं था। मैं 10वीं 11वीं क्लास में मेरे घर से 15 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर दूर एक थिएटर खुला था छोटा सा। उसमें ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में चलती थी, या पुरानी कभी कोई फिल्म लग जाती थी, पर घर से अनुमति नहीं थी कि जाएं देखने वहाँ भी। दूसरे थिएटर जो थे जहाँ नई फिल्में लगती थी वो 25 किलोमीटर दूर थे, तो वहाँ जाना हम बच्चों के लिए संभव नहीं था। एक्सेसिबिलिटी नहीं, हाँ, नहीं फिल्म की। इसलिए जिस उम्र में आप फिल्मों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, ये वही उम्र होती है 8वां 9वां से लेके और 10वां ग्रेजुएशन तक। तो मैं 8 से लेके और 12 तक मेरे पास थिएटर सिनेमा का कोई मीडियम नहीं था, इसलिए मेरा हुआ नहीं। मेरे जो फिल्मों से जुड़ा हुआ वो ऑलमोस्ट मिथुन दा की और संजय दत्त की कुछ फिल्में थी। ये सड़क वड़क टाइप का 90 में, आशिकी, हाँ देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार। हाँ तो उस टाइप का हीरो बनना था या अभी भी बनना है? नहीं, उस टाइप नहीं, मतलब अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं बाल थोड़े दिन संजय दत्त की तरह बढ़ाए थे मैंने, लंबे। पीछे से छोड़ दिया था, उन दिनों सड़क में थे ना वो जैसे। हाँ, बिल्कुल। तो पता चला पटना में एक एसपी आया है। बोला कि वो जिसको देखता है ना, उस समय 2 फैशन था, एक बाल लंबे और दूसरा हैंडल छोड़ के साइकिल चलाना। हाथ ऐसे चलाते चलाते हाथ ना कि जहां दिखा, और खासकर ये तब करते थे जब थोड़ा सा भीड़ दिखे, पब्लिक आसपास है ना। तो अब उसने बोला कि वो एसपी आया है, कोई नया नाम भूल गया, जो भी नाम था उस वक्त की बात है ये। तो बोला वो जिसको देखता है हैंडल छोड़ के चलाते हुए ना, तुरंत रोकते हैं और उसका हैंडल काट देते हैं। बोला क्यों? बोला तुमको तो हैंडल की जरूरत नहीं, अब जाओ, तुम तो इसी के बिना चलते हो ना। तो उसके चक्कर में कि हैंडल ना कट जाए, तो मैंने हैंडल पकड़ के चलाना शुरू कर दिया। और वही आदमी जिसका दिखता था लंबा बाल, उसका वही नाई भी रखते थे साथ में। हाँ, अब नहीं भी होंगे, ऐसी अफवाह फैली थी, कहावत कि बाबा ऐसा है। तो वो बाल थोड़े दिन तक रखा मैं, खर्च भी शैम्पू रोज करना पड़ता था ऐसा, और टाइम ज़्यादा जाता था हाथ का, इधर ही घुसे हुए हैं, हेलो कैसे हैं आप। तो फिर मैंने कटवा दिए, बाल छोड़ दिए। उसके बाद दोबारा कभी फिल्म में चस्का लगा नहीं। फिर ये सब इस तरफ आ गया, कविता, कहानी, नाटक। तो इधर कभी कोई ऐसा फेज आया जब एकदम ही जो जिस चीज़ से आप हटना चाह रहे थे कि एंगेजमेंट ना करके बस एक लेबोरेटरी की तरह एकदम डार्क, डीप, सीरियस थिएटर और सीरियस ड्रामा में घुसना है, और शायद हिंदी फिल्मों को नीचे करके देखना है कि नहीं ये तो कोई आर्ट नहीं है? नहीं, क्या उसमें फंसने की कभी? नहीं, मेरा ये अच्छी बात रही कि मैं कभी भी सिनेमा को और आर्ट के व्यावसायिक पक्ष को मैं कभी भी इग्नोर नहीं किया जीवन में। मुझे लगता था कि यार कलाकार तभी बड़ा हो सकता है जब उसका व्यावसायिक पक्ष समृद्ध हो। आप क्लासिकल सिंगर भी लोग उसी को सुनना बुलाना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे लेता है क्लासिकल परफॉर्मेंस की। कि आप बोलो मेरे लिए साधना है तो फिर करिए घर में बंद होकर। बहुत लोग होंगे और मैं सच में उनका आदर और पूजा करूंगा कि अपने आप में मुश्किल है यार कि आप कितना दिन आर्ट का प्रैक्टिस करोगे। एक दिन हम चाहेंगे कि हमारी आर्ट से हमारा घर चले। तो मैं कभी भी कमर्शियल सिनेमा और सिनेमा का विरोधी नहीं था। मैं एनएसडी में पढ़ते हुए भी, चूंकि एनएसडी थिएटर की ट्रेनिंग देती है, सिनेमा का वहाँ कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ नहीं। तो इसीलिए बॉम्बे जाने के बाद मुझे 2-4 साल लगे मीडियम को समझने में कि सिनेमा का परफॉर्मेंस। ये एक प्रोमिनेंट शिकायत रहेगी आपकी एनएसडी से? नहीं, एनएसडी बिल्कुल नहीं रहेगी, वो थिएटर का संस्थान है। तो वहाँ सिनेमा के लिए एफटीआई है पुणे। तो जिनको सिनेमा में और कोई शिकायत है आपकी एनएसडी से? या मेरी शिकायत खुद से है कि मैं एनएसडी में रहते हुए अच्छे से नहीं पढ़ा था। अब लगता है कि मुझे और बढ़िया से पढ़ना चाहिए था। अभी मैं पिछले हफ्ते मिला था वहाँ के बच्चों को, बोला कि यार ये मौका दोबारा नहीं आएगा जीवन में। इतनी अच्छी लाइब्रेरी, इतने बढ़िया टीचर्स। तो मेरे वक्त में मैं थोड़ा कोताही करता था, जिसका मुझे मलाल है। जैसे अंधा कुआं आप बात कर रहे हो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म वाज देयर इन मंच? पटना में? हाँ, पटना बेटर था। पटना में क्योंकि एनएसडी से पास आउट एक व्यक्ति गया था, तो उसने हमें ब्लॉकिंग सिखाए कि भाई ये स्टेज पे ब्लॉकिंग्स होती हैं कि आप यहाँ से वहाँ जाओगे कुछ। तो थोड़ा चूंकि एक ट्रेंड एक्टर आके हमें सिखा रहा था, तो ट्रेंड एक्टर सिखा रहा था, तो हमें तब समझ में आया कि यार क्राफ्ट क्या होती है, प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। मेरा अगर मूव मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, जैसे मैंने उसमें मूव दिखाया, वो सिर्फ सुनने के लिए गए थे पीछे, क्योंकि वो स्टेज पे दूर आ गए थे, तो हंसते हुए अपनी पोजीशन ले रहे हैं ताकि सुन पाएँ।
प्रोफेशनल एमेच्योर में पटना का भी थिएटर एमेच्योर था, प्रोफेशनल नहीं था। प्रोफेशनल थिएटर तो हमने जीवन में कभी किया ही नहीं। प्रोफेशनल थिएटर वो होता है जिससे आप पैसे कमाओ। मैं थिएटर से पैसे कभी नहीं कमाया। रेपर्टरी के पार्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन कभी नहीं। वहाँ मालूम चला कि यार ये इसका टेक्निकल सेंटर स्टेज को 9 हिस्सों में बांटते हैं। ये सेंटर स्टेज है, सेंटर राइट है, सेंटर लेफ्ट है, लाइटिंग पकड़नी होती है एक एक्टर को, मोटिवेशन क्या चीज़ होता है। शुरू से ऐसा दिखता था या चूंकि आप पटना वहाँ मंच में गए और एनएचडी आए इसलिए, या पटना से शुरू से नहीं था ऐसा, बिल्कुल नहीं था। पटना में गया और पटना में वो अखबारों में एक आदत थी मेरी नगर में आज पढ़ने की। नगर में आज क्या है, एक छोटा सा कॉलम आता है। हाँ। जो पेड नहीं होता है, मतलब आपको संस्था एक चिट्ठी बना के और अखबार के लेटर बॉक्स में डाल देती है कि आप कुछ आयोजन कर रहे हो और चाहते हो अखबार में आए नगर में आज में। हाँ। तो एक एप्लीकेशन डाल दो। तो लोग एक लेटर हेड पे अपने ग्रुप के, ट्रस्ट के, एनजीओ के की डाल देते हैं कि आज भाई यहाँ पे एक गायन का कार्यक्रम है। ठीक है। तो नगर में आज एक कॉलम आता है जिसमें सिर्फ एक लाइन की खबर होती है सारे ऑडिटोरियम की। भारतीय नृत्य कला मंदिर, नाटक, यहाँ शास्त्रीय संगीत, यहाँ झूमर, जो है। तो मैं वो पढ़ता था नगर में आज पटना में, और नगर में आज पढ़ के मैं तय करता था कि आज इस जगह जाऊँगा। और शाम को 4 बजे साइकिल उठा के सीधे उस ऑडिटोरियम में गया और पहुंच जाता था। वैसे ही स्पीक मैके का एक शहनाई बजाने आए थे बिस्मिल्लाह खान साहब। तो उसमें पहुंच गया था मैं जब 22-23 साल की उम्र में, कुछ समझ नहीं संगीत वंगीत की। जाकर बैठ गया बीच में। स्पीक मैके का प्रोग्राम तो पटना के बड़े प्रबुद्ध लोग, हाँ ऐसे अच्छे सिल्क विल्क पहने और खुश से दिखने वाले, शास्त्रीय संगीत सुनने वाले जो चेहरे होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। करेक्ट। उनको देख के प्यार हो जाए कि यार ये लोग दुनिया बदलेंगे। सही कह रहे हो। हाँ, तो शांत खुश प्रसन्न लोग। तो मैं भी बैठ गया। मैं उसमें एक कॉटन का पैंट पहना हुआ, ऐसे बेहुदा टाइप का बाल खड़े और ऐसा हिरन की तरह देख रहा है इधर बाएं। हाँ, आउट मतलब मैं ऑड था थोड़ा सा उस महफिल में, बट वो सब खुश हो रहे थे कि अब देखो यूथ तक भी हम संगीत का असर जा रहा है। 21 साल के छोकरे बैठ रहे हैं। ये तो छोकरा नगर में आज पढ़ के आ गया है और देख रहा है कि यार मिसफिट हूं मैं आज इस माहौल में थोड़ा। उस समय वो समझ आ रहा था वो म्यूजिक, या फिर लगा कि ये कुछ अच्छा सा है? नहीं, उस समय उस पहले सत्र में ये समझ आया कि अगली बार आऊंगा ये सब में तो मैं भी थोड़ा खादी सिल्क कुछ पहन के आऊंगा कि मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम और फिजिकली ऑड ना लगूं, इनमें जेल हो जाऊं। उस वक्त वही आया। हाँ। लेकिन अगर मेरे सवाल की गंभीरता की ओर आए कि तब क्या वो आर्ट सिर्फ जा रहा था और लग रहा था हाँ यार रिस्पेक्टेबल सोसाइटी सुनती है तो मुझे भी समझ आना चाहिए? हाँ, मुझे लगा कि ये कोई वो चीज़ है जिसके बारे में मेरी समझ अभी नहीं है, तो इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा और जानना पड़ेगा। तो मेरे मन में सवाल बहुत होते थे कि अगर ये मैं नहीं समझ रहा हूँ और इतने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं उस पर खोजता था। तब गूगल नहीं था कि हर चीज़ गूगल कर लो। तो खोजने के लिए कहीं लाइब्रेरी में जाना, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से पूछना कि अच्छा क्लासिकल संगीत का क्या है, इसका इतिहास क्या है, क्यों सुनते हैं लोग, क्या खासियत है। तो पटना में आसपास लकीली टीचर्स बहुत थे और मैं सबके संपर्क में मैं मिलता था अपने सवालों को लेके। किसी के पास गया और मिला, बैठा, पूछा और उनके अनुभव के आधार पर जान लिया। आर्ट की बेसिक समझ में आई। तो ये जो बेसिक नॉलेज आपको पटना में मंच में मिल गया था, मंच में, जिसने आपको एनएचडी में एडमिशन दिलवाया? हाँ, तीसरे-चौथे अटेम्प्ट के बाद। तीसरा या चौथा? तीसरा। हाँ, तीसरा में हुआ था। चौथा इसलिए कि एक तो मैं पहली कॉल भी नहीं आया था मेरा। अच्छा। मैंने फॉर्म भरे थे लेकिन पीटी वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें पीटी का भी कॉल नहीं आया था मुझे। अच्छा। तो वो फर्स्ट था, उसका जिक्र करता ही नहीं कि उसमें पीटी में भी नहीं गया था। उसके बाद 3 बार मैं पीटी में गया हूँ और तीनों बार मैं मेंस तक आया हूँ। उसका भी पीटी मेंस टाइप का हिस्सा है। तो यूपीएससी जैसा। कभी सोचा कि यूपीएससी करेंगे? बीच में मन था मेरा। मैं थिएटर करते वक्त मेरा मन था कि यार यूपीएससी करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए, एसपी बनूं कुछ। हाँ, वो एसपी जो हैंडल काट ले जाता मैं बोलूँगी अब। तो नहीं, मुझे मालूम चल गया कि बहुत मुश्किल, बहुत पढ़ने का काम है इसमें। क्या कभी 1-2 किताब खरीदी? नहीं, किताब भी नहीं खरीदी। मैं सोचा, फिर मेरे दोस्त थे जो कर रहे थे तैयारी, उनको देखा पढ़ते हुए, कमरे से निकलते ही नहीं थे। मैं बोला अबे आओ हवा देख लो, शाम हो गई, तुम किताब में घुसे हुए हो, बाहर आओ। तो नहीं पंकज जी आप नहीं समझ रहे, इस बार बहुत टफ है लड़ाई। तो मैं उनकी टफ लड़ाई सुन के मैं भाग गया। तो उन दोस्तों में से कोई बना क्या? बहुत गोपालगंज से तो खैर बहुत दोस्त है मेरे जो कि आईएएस आईपीएस बन गए। मैंगो ड्रीम्स मुझे मिली नहीं कहीं, मेरे को बहुत देखनी थी। वो अच्छी वो निकल गई है, मैं उसको आपका लिंक भिजवा दूंगा। मैं ट्राई करूंगा। मुझे मिली नहीं।
मुझे नहीं है अभी, वो यूएस में है शायद, अमेजोन पे, यहाँ नहीं है। टेक्निकली बहुत पुअर फिल्म है वो, बट मुझे परफॉर्मेंस देखनी है। हाँ, मुझे पाउडर मिल गया यूट्यूब पे। हाँ पाउडर बहुत सही लगा। लेकिन मैंने नील बटे सन्नाटा देखी, जो मैंने नहीं देखी थी यार। जो आपने फिजिकलिटी का उसमें, मतलब वो एक अलग रोल है, बहुत ही खूबसूरत काम है उसमें। हाँ, और जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज देखें नील बटे सन्नाटा। छोटी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म मतलब उसमें एक चैपलिन लाइक फील आ जाती है। क्योंकि शुरुआत से जब वो असेंबली वाला सीन है जिसमें आप सबको डिसिप्लिन कर रहे हो, और अंत तक उस कैरेक्टर की फिजिकलिटी इतनी खूबसूरत है कि एक सीन में वाइड शॉट कर रहे थे और एक बच्चे को देखा मैं ऐसा नाक में, वो चलते शूटिंग में आया था, लोकल आगरा का लड़का ऐसे कर रहा था। तो मैं देखा, और मैं स्टेयर्स पे खड़ा हूँ तो 3 लेयर्स ऊपर, बच्चों के ऊपर से देख रहा हूँ, तो मैं उसको देखा। तो मेरी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर थी अश्विनी, तो वो आके बोले अरे पंकज जी आपने वाइड में कुछ ऐसा किया है। मैं बोला अरे वो बच्चा वो नाक में उंगली डाल रहा था, मैं उसको बोला कि नो मत कर। बोली अरे इसका इंसर्ट लेते हैं। कौन था वो बच्चा? बोले ये था। तो गैमिक को बुलाई और उसने वो पूरा असेंबली सीन बहुत घातक तो सीन है। उन्होंने रखा। उसके एक ठीक विपरीत गुड़गांव का दिखता है जहाँ एकदम मिनिमलिस्टिक। तो वो क्या स्पेस था, क्योंकि एक छोटी फिल्म थी, या फिर मतलब नहीं, वो उस कैरेक्टर के हिस्ट्री में जाना पड़ता है दोस्त। तो जितने इंट्रोवर्ट जो कॉम्प्लेक्स किरदार हैं उनमें फिजिकलिटी कम दिखेगी आपको, जिंदगी में भी आपको देखोगे तो। लेकिन अंदर बहुत हलचल है, वो अंदर की हलचल इतनी ज़्यादा है कि वो स्टिलनेस समंदर की तरह दिखने लगता है कि यार बहुत ठहरा हुआ है बस। लेकिन अंदर बहुत हलचल है गुड़गांव में। यहाँ भाई साहब मेरे जैसे हैं, ये नील बट्टे सन्नाटा वाले प्रिंसिपल साहब। मेकिंग में एक वीडियो भी है यूट्यूब पे कि वो चाहते हैं कि उसका हर बच्चा घोड़ा बने। एक लाइन था, घोड़ा बनो। तो बहुत ही इंथू वाले टीचर हैं, लगे हुए हैं, वो खुद भी लगते हैं कि एकदम टाइट रहना है। एकदम हाँ, कि आदमी को टीचर को मतलब नॉर्मल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना स्टैंड अप भी ऐसे कड़क बोलेंगे। कुछ डायरेक्टर होते हैं इतना कस के एक्शन बोलते हैं कि एक्टर डर जाता है। कौन? रोल कैमरा रोलिंग एक्शन। इस डायरेक्टर का नाम बताओ ना। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। काल्पनिक है, काल्पनिक। ये आदमी इतना पॉलिटिक्स का इंटरव्यू कर चुका है ना कि बार बार ये विलन खोज रहा है। बताओ। नहीं देखो, अच्छा कंटेंट तो मिल रहा है, उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी मिल जाए तो मजा आ जाए ना। आप बोल दो कि रोहित शेट्टी सिस्टम नहीं, मजा है जीवन में। गुरु देखो एनर्जी आ गई अचानक से। सही जा रहा हूं तो एनर्जी दिखाऊंगा। जहां मन करे ना उसमें लग जाओ। दुनिया में कुछ भी नीरस नहीं है। हमें रस खोजना है। हमें ये आदत, ये मीडिया वाले तो आदत धराएंगे ही, कुछ कंट्रोवर्सी डाल दो, कुछ हाईलाइट डाल दो ताकि मुझे बोल। अरे मैं यूट्यूबर हूँ एक्चुअली। अच्छा, आप यूट्यूबर हो? मीडिया नहीं। अरे लंबा इंटरव्यू हो गया गुरु। आप मेरी नियत पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। मैं सच में आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। सुनो ना, मैं बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी ढूंढने नहीं आया हूँ। अरे वाह यार। मैं आपको बताऊं कि 3-4 महीने से ना हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट बना रहे हैं। मैं सच में डिटॉक्स करके ना, मैं इसीलिए अक्षरा में भी हम लोग आए। बड़ा सुंदर थिएटर यहाँ प्ले होता है। हाँ, आपने परफॉर्म किया है यहाँ पे कभी? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। आपके टाइम पे भी तो था ये। हाँ, बट इस कैंपस में मैं नहीं आया। क्योंकि मंडी हाउस में 8-10 ऑडिटोरियम है ना, उसी में अपना चल जाता। तो उसी में अपना। हाँ, मैं आपको ये फिल्म इंडस्ट्री और हमारे मीडिया इंडस्ट्री के बारे में क्या दर्शाता है कि जो बातें एक ग्राम सभा से आने वाले व्यक्ति के लिए एकदम सहज बात है, उस पर भी हम लोग इतने फैसिनेट हो जा रहे हैं कि वाह यार इसने क्या बात बोल दी। क्या है ना, सिनेमा भारत में बहुत पॉपुलर मीडियम है। और कोई व्यक्ति सिनेमा में चला जाए और मेरे जैसा व्यक्ति, मैं जो सिनेमा वाली घटना वो कम होती है। अगर मैं एक हिंदी सिनेमा का घटना हूँ तो ये घटनाएं कम होती हैं, रेयर हैं, और काफ़ी लंबे लंबे वक्फा गैप के बाद होती हैं। पहले तो शायद होती थी, जब पार्टीशन के वक्त बहुत सारे अभिनेता पंजाब से और सिंध और पाकिस्तान से आए अभिनेता बने, तो सब साधारण बैकग्राउंड के लोग थे। इधर 20-25 सालों में अभिनेता बनना एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले के लिए बहुत मुश्किल और लगभग असंभव सा काम था, जो इन दिनों ब्रेक हुआ है। वो मनोज भैया हों, नवाज सर हों, और भी बहुत सारे अभिनेता हैं। हमारे ड्रामा स्कूल के ही हम लोग यहीं दिल्ली में सीखते थे, पढ़ते थे, थिएटर करते थे। तो और इधर लकीली हम गए हैं और अब ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरह काम कर रहे हैं, OTT पे, सिनेमा में, हर जगह। तो अब इसलिए ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। नहीं तो पहले तो एक्टर के इंटरव्यू में आधे टाइम तो लुक्स और डाइट और फिजिक और पता नहीं
क्या क्या बातें होती थी। हम मेरे तो एक इंटरव्यू में आप देख लो आज तक लुक्स की और डाइट की और क्या फैशन, हाँ, कपड़े, कीटो, हाँ नहीं हुई है आपने कीटो, नहीं किया कभी कीटो? नहीं किया। मैं इन दिनों देख रहा हूँ, मेरी नज़र में बार बार ये कीटो घूम रहा है, तो मेरे को जानना है कीटो है क्या। हाँ, कीटो नहीं तो पीटो। आपने कई बार बोला है, मैं तो आपके इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ क्योंकि आपको सुन के बहुत ही मज़ा आता है, एक आनंद आता है। तो आप जब ये बोलते हो कि मुझे किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है, हाँ, नहीं सहज रहना है, तो क्या एक हिंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वहाँ दिखता है जहाँ आप किसी बड़े व्यक्ति के आसपास जाने से थोड़ा असहज हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बहुत अगर बहुत कोई बड़ा व्यक्ति बहुत ही प्राइवेट स्पेस में हो, नहीं ऑन सेट ऑल्सो, हाँ तो थोड़ी तो असहजता होती ही है ना, क्योंकि वहाँ आसपास 10, 12, 15 लोग खड़े होते हैं और हर कोई मुस्कुराने के लिए रेडी होता है कि बॉस की नज़र घूमे और मैं मुस्कुरा दूँ। करेक्ट। तो अब जहाँ 15-20 लोग मुस्कुराने के लिए तैयार बैठे हों, बिना ह्यूमर के कुछ घटना हो, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि बस उनका नज़र टकराना है और कर लेना है टाइप। तो मुझे लगता है मेरे से नज़र टकराई और मैं रेडी नहीं रहा तो आइदर उनको बुरा लग सकता है कि कैसा एरोगेंट है, या मैं अगर वो टकराई और मैंने एक्टिंग कर दी तो मुझे लगा कि मैं कितना नकली आदमी हूँ, अंदर से आई नहीं और मैं मुस्कुरा के हेलो कर लिया। उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप जाते ही नहीं? जो आज तक आवश्यकता पड़ी नहीं जाने की। आपको कभी किसी पार्टी में, अमिताभ बच्चन की दिवाली पार्टी या नहीं, मैं कहीं किसी फिल्मी पार्टी में नहीं जाता हूँ। तो ये जो द्वंद्व है, जो इंटरव्यू को भी परफॉर्मेंस की तरह देखना, जो पढ़ा लिखा एक्टर है वो तो देखेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। आपको कब समझ आया कि परफॉर्मेंस होती ही क्या है? क्योंकि एक्टिंग एक दूसरी चीज होती है और परफॉर्मेंस क्या होती है वो आपको समझ ही कब आया, एक तो ये। पर उससे पहले चूंकि हम एक इंटरव्यू स्पेस में बैठे हैं, क्या आप अपने इंटरव्यूज को देखते हो और आपको सबसे अच्छी या सबसे बुरी चीज क्या स्टार्क चीज दिखाई देती है उसमें? आपकी एक इमेज प्रोजेक्ट होती है आपके इंटरव्यूज में। आप भले ही पेज 3 पे नहीं आते या अवार्ड शोज में नहीं जाते, पर आपकी एक इमेज प्रोजेक्ट होती है। और आई एम श्योर यू आर ऑल्सो, अगर आप इंटेंशनली वो नहीं कर रहे हो फिर भी आप इतने स्मार्ट एक्टर और स्मार्ट परफॉर्मर हो कि आपको भी रियलाइज होता होगा कि हाँ गुरु, ये अच्छा इंटरव्यू गया है, इसमें यार मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, इसमें मैंने कम से कम अपने आप को सच्चाई से रिप्रेजेंट तो किया है। वो भले ही विनम्रता में इधर हो या थोड़ी एरोगेंट साइड गई हो, जो भी हो। तो वो जो रियलाइजेशन है उसमें आपको एक द्वंद दिखता है कि नहीं यार, अभी तो मुझे कितना और करना है, क्यों दुनिया मुझे इतना बढ़िया व्यक्ति समझ रही है। वो भी तो एक द्वंद होता होगा कि लोग क्यों लिख रहे हैं कि पंकज जी इज अ ग्रेट मैन, जबकि मुझे तो अभी इतना सीखना है। क्योंकि आपके अंदर के झूठ या आपके अंदर की हिपोक्रेसी तो आपको क्लियरली दिखती होगी ना, आप ही को तो दिखती होगी। बिल्कुल, दौर किसको दिखेगी? सबसे अपने हिपोक्रेसी के करीब तो हम ही होते हैं ना। पाखंड जॉन मिल्टन कहे गए हैं कि भगवान के बाद हिपोक्रेसी वो चीज़ है दुनिया में मौजूद है पर दिखती नहीं है। तो वो तो हम संसार से असत्य बोल लेंगे, अपने आप से कैसे बोलेंगे? हमें तो मालूम है ना। जो एक इमेज प्रोजेक्ट हो रही है, जैसे अभी जो ऑडियंस है, मैं सोच रहा हूँ यार पंकज जी तो बहुत ही बढ़िया आदमी, क्या विनम्र आदमी, क्या एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, क्या बढ़िया आदमी है। लेकिन उसके एक लेवल पीछे भी तो एक असत्य है जिसमें आपकी भी शायद कोई डार्कर शेड होगी या कोई इतनी हम्बल शेड नहीं होगी, या आप उससे पार आ चुके हो, आपने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पा ली है। कुछ हद तक पार आ चुका हूँ मैं नहीं बोलूँगा, जब तक जीवन है तब तक तो हम पार नहीं आ पाते हैं, लेकिन प्रयास करते रहते हैं। तो मुझे तो समझ में आ गया कि देखो सिनेमा में, यार मैं कैसे आंसर दूँ। मैं जब शुरुआत में देखा था ना कि एक आध बातें मैंने बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से कह दी और लोग वाह वाह कर रहे हैं, मुझे लगा है ऐसे इतनी टुच्ची बात को ऐसे लिया जा रहा है, इसी पे आ रहा हूँ। हाँ, इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट ने मेरे से सवाल किया कि कैरेक्टर से निकलने के में कितना टाइम लगता है आप लोगों को, एक फिल्म शूटिंग खत्म होने के बाद क्या प्रोसेस है निकलने का आपका पंकज जी, और कितना वक्त लगता है उस कैरेक्टर से निकलने में? मैंने आंसर दिया, जब फाइनल चेक मिल जाता है उसी दिन निकल जाते हैं। आखिरी पेमेंट, ये जेन्युइन बात है ना, आखिरी पेमेंट तक हम कैरेक्टर में रहे, मतलब उस कैरेक्टर के साथ होते हैं कि भाई एक पेमेंट तो भी आया, पेमेंट मिला निकल लिए। तो हम क्या है ना, जीवन में इतना अति गंभीर होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि गुरु ह्यूमर का स्पेस खत्म होते जा रहा है। तो शुरुआत के किसी बातचीत में कुछ बात मैंने ऐसे ही रैंडम बोल दी होगी और लोग उस पर वाह वाह कर रहे हैं, तो अब मुझे समझ में आया कि यार
कि तो मतलब ये तो बहुत ही अति साधारण बात थी। लेकिन अब मैं कई बार मेरे अपने अनुभव होते हैं तो मुझे लगता है नहीं यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अति साधारण थी, दूसरे के लिए नहीं होगी। पिछले हफ्ते की एक छोटा घटना बता रहा हूँ। एक किसी अभिनेता के साथ मैं खड़ा था, हम कहीं पिछले हफ्ते नहीं 15-20 महीना हो गए, शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ 2 पेड़ थे। तो मैंने उसको पूछा, अरे पता है तुम्हें ये क्या है? तो पेड़ को देखा, बोला अमरूद। अब मेरे को मन किया कि क्या कैसा बेवकूफ़ आदमी है, पीपल के पेड़ को अमरूद बोल रहा है। तो फिर बोला उसके पास वाला क्या है? तो बोला मुझे नहीं मालूम। उसने गेस भी करना छोड़ दिया कि कुछ रैंडम नाम बताऊं कि खजूर है, इमली है, इससे बढ़िया नहीं पता। अब मेरे मन में आया कि यार कितना कम जानता है, कितना नहीं पता है इसको। फिर मैं सोचा, रुका, पंकज त्रिपाठी तुम गांव से आते हो। अपने आप को पंकज त्रिपाठी बुलाते हो आप? नहीं, बोलने के लिए एक बोलने का तरीका है ना कि हम अपने आप को भी कई बार एड्रेस करते हैं। आप बोले सॉरी कि मेरा बचपन पेड़ों के साथ गुजरा है। मैं शायद 1000 पौधों के बारे में जानता हूँ, उनका सीजन पता है, उनका फूल कब आएगा, फल कब आएंगे। हर किसी का नहीं गुजरा है। तो मेरे लिए नीम का पेड़ नहीं पहचानना मतलब अरे इसको इतना पता नहीं है। बट शायद एक अर्बन अपब्रिंगिंग का बालक हो जो मुझे नहीं पता अमरूद का पेड़ कैसा दिखता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो मैं अब इस आधार पे मैं कैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो गया। जो मेरे लिए अति साधारण चीज़ है वो आपके लिए बहुत खास हो सकती है और आप वाह वाह कर सकते हो उस पर। तो ये ज़िंदगी का जो अनुभव है वो बहुत मायने रखता है। इंटरव्यू देने में, आर्ट परफॉर्म करने में, एक्टिंग करने में, बातचीत करने में, हर चीज़ में। बियर पीते हो? हाँ पीता हूँ। कितनी? एक दो। ठंडी या नॉर्मल? पता नहीं। हाँ, ठंडी या नॉर्मल? नहीं, थोड़ी ठंडी, बहुत ज़्यादा चिल नहीं। मेरे घर वाले नहीं जानते हैं, तो मैं इस इंटरव्यू मेरे घर वाले नहीं जानते हैं। ये सिगरेट क्यों, ये बातें क्यों कर रहे हो आप? आपको बेहतर जानना चाह रहा हूँ सिर्फ। एक वक्त पीता था, छोड़ दिया। मैं एक वक्त पे अल्कोहल भी मेरा ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। ओके, पर एक पॉइंट पे था ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा कभी नहीं था, बट रेगुलर था कि कम ही अमाउंट रेगुलर था। बट अब मैं टोबैको, अल्कोहल, इन सब से दूर हो चुका हूँ और लिमिटेड था। पहले भी ऐसा नहीं कि मेरा आउट ऑफ द कंट्रोल, मैं थोड़ा कंट्रोल वाला व्यक्ति हूँ। मृत्यु के बारे में सोचते हो? ना, नहीं सोचता हूँ, टेंशन होगा सोच के। कौन सोचना, पता है सबको मरना है एक दिन, तो सोच के उसके बारे में बेवजह चिंता परेशानी होगी, मुंह माया और जकड़ेगा कि यार इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। या फिर उस फीलिंग पे काबू पाने के लिए वो सोच, खैर पता नहीं, वो तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं ना कि हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, जानना समझना कि यार इसमें कैसे मृत्यु के भय से निकला जाए। ये तो आना है, तो तय है। एक चीज़ जो तय है वो आना ही आना है, लेकिन वो हमें डराती है, उसका भय होता है, सबको होता है। मैं थोड़ी बोल दूँ कि नहीं। फैमिली का मोह है। हाँ, फैमिली का मोह है बहुत ज़्यादा। अभी कौन सा कोई शो फिल्म देख रहे हो? कुछ नहीं, कोई शो नहीं देखता मैं अपने तो शो। यूट्यूब देखते हो? लेकिन यूट्यूब पे भी मैं बहुत सेलेक्टिव देखता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड और कुछ पॉलिटिकल इंटरव्यूज। जैसे आपका मैंने मान साहब वाला देखा था, मनोज तिवारी वाला देखा था, दोनों अच्छा लगा था। और कौन देखा था? हाँ, और यूपी के कवरेज देखे थे, थोड़े से बंगाल के देखे थे। बंगाल के टाइम बाद चॉपर के नीचे या बिहार का था, वो बिहार का था। उन दोनों में हेलीकॉप्टर। हाँ, दौड़ रहे हो, बड़े मजे ले रहे हो गांव वालों के क्राउड के बीच में घुस के। हाँ, आप में से कोई पूछना चाहे? कौन सब पहले भैया आप पूछें। हाँ यार, सर, रंगमंच दिवस का जो आपने पॉइंट रेज किया था, तो मतलब जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट डे है किसी थिएटर में अभी दिल्ली में, और मैं दिल्ली में बचपन से रह रहा हूँ, तो मेरे तक ऐसा कुछ कंटेंट या ये चीज़ पहुँची नहीं है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। मतलब दिल्ली में ऐसा भी कुछ होता है कि आप देख सकते हो। हालांकि मैं फ़ैन हूँ आपका, नवाजुद्दीन सर का, तो मुझे पता है कि मतलब आप लोगों ने वो ड्रामा किया है, नाटक में मतलब पार्टिसिपेट किया, तो एक पुश है मेरा, बट आई डोंट नो कि ये हो रहा है। तो मतलब इसका कोई सोल्यूशन जो आप देखो गुरु, हाँ, उसका सोल्यूशन आप तक खबर इसलिए पहुंचती है कि वो बहुत कमर्शियल मीडियम नहीं है। उसके विज्ञापन अखबारों में बड़े स्तर पे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उतना पैसा नहीं है। तो वो अगर आप थिएटर देखना चाहते हैं तो आपको खोजना पड़ेगा कि शहर में कहाँ हो रहा है।
क्योंकि वो तो कोई बहुत बड़ा वो वाटर पार्क तो है नहीं कि उसका विज्ञापन आएगा कि खुल गया जी मयूर विहार में तो आपको खोजना पड़ेगा कि थिएटर कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है, और आपको देख के उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बढ़िया ग्रुप कौन सा है, तो थोड़ा ऑडियंस को लेना पड़ेगा उसके लिए। नवाज सर ने एक बार बात बोली थी कि एज एन आर्टिस्ट, जैसे एक कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट है जो कमर्शियल वर्सेस आर्ट सिनेमा की साइड है, ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि एज एन आर्टिस्ट हम हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट और एक आर्ट टू आर्ट्स वाला सिनेमा करना चाहेंगे, बट एज एन एक्टर अपना घर चलाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए आपको एक चॉइस बनानी पड़ती है। यस, मैं थोड़ा सा कमर्शियल सिनेमा भी करूँगा, बट अपने आर्टिस्ट को ज़िंदा रखने के लिए मैं उस साइड वाला सिनेमा भी करूँगा। आपके साथ ऐसी दुविधा हुई है? इफ़ यस, तो आप उसका रेशो कितना रखते हो कि आपके अंदर का आर्टिस्ट भी अपने अकॉर्डिंग मूवीज़ करता रहे और आप कमर्शियल साइड भी करते रहें? मैंने रेशियो पे ध्यान तो नहीं दिया, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट रेशियो पे का फोकस नहीं कर पाते हैं, पर यस ऑफकोर्स हुआ है। मतलब कई बार EMI है, EMI ख़त्म करना है और ये तो आ रहा है सामने से, ठीक है पैसा मिल रहा है कर लो, तो पहले हुआ है। अब मेरा नहीं है वैसा, अब जो पसंद आता है बहुत वही करता हूँ। Sir, I want to ask you, like, according to you, the films which you've worked in, आपने जो भी सारी काम करी है, आपके accordingly आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी फिल्म से थी? बहुत मुश्किल है। एक कोई आप हलवाई से पूछो बेस्ट मिठाई कौन है तुम्हारी, बोलेगा सब है जी, आपके सब बेस्ट according मिठाई है। आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई जो आपने काम? कई बार जो ज़्यादा बिक जाती है वो पसंद आती है, कई बार जो कोई बहुत ही ज़हीन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तारीफ कर दे कि ये कमाल है, तो लगता है कि अच्छा ये तो समझदार है, इनको मिठाइयों की समझ है, भले वो पॉपुलर ना हो तो लगता है कि ये सही है मेरी, क्योंकि तो दोनों होता है, सब पसंद है। बट न्यूटन मुझे अच्छा इसलिए लगा था, करीब है कि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिल गया। तो आपका 83 में एक्सपीरियंस कैसा रहा, बस मेरे को ये जानना है। बहुत अच्छा। मैंने कल ही आपकी मूवी देखी और आज ही इन्होंने आप आ गए मेरे सामने। वो जो लास्ट में मान सिंह आते हैं ना जब सच में, हाँ, तब लगता है यार ये क्या एक्टिंग कर गए पंकज जी, क्यों उससे पहले भी थे, लेकिन और मैं ये लग सकता है लोगों को कि मिमिक्री की तारीफ हो रही होगी, लेकिन ये मिमिक्री नहीं थी। वो जो आपने जो हैदराबादी जो, हाँ, वो सबसे टफ पार्ट मेरे लिए हैदराबादी पकड़ना था। बीइंग अ बिहारी, नॉर्थ इंडियन, दिन भर हम बिहारी बोलते रहते हैं। अब मेरे को उधर माठी मिले और किधर बोलता है क्या क्या कुछ तो था, भूल भी गया मैं। और मैं हैदराबाद गया था उन मानसर के घर पे, बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। मतलब स्क्रीनिंग के बाद मिले हमसे, बॉम्बे आए थे वो। उनकी फोटो इंस्टाग्राम पे डाली? हाँ, मैंने डाली थी, बहुत भावुक हो गए थे वो, मैं भी हो गया था उनकी बातें सुन के। और उनके घर पे गया मैं, वो हो अपने घर पे उनका खुद का संग्रहालय है क्रिकेट से रिलेटेड, कमाल का, जो सचिन तेंदुलकर साहब उनके घर जाके उद्घाटन किए हैं हैदराबाद में। उनके घर का 3रा फ्लोर, विलक्षण चीज़ें हैं क्रिकेट से संबंधित उनके पास। इतना बढ़िया आपने चरित्र उनका दिखा दिया फिल्म में, ये मैं कहना तो चाहूँगा। उनकी जर्नी, वो अद्भुत व्यक्ति थे वो। तो ऐसा कई बार जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं बोला सर ये तो ऐसा लग रहा है कि लोग 22 दिन गए थे लंदन में एक फिल्म लिखने के लिए। ये फिल्म से रिलेटेड जितने इवेंट हैं सब हम लोग जी लें ताकि बाद में इस पे फिल्म बने। वो रियल सीन है वो। एयरपोर्ट पे आचार को बोलता है कि पैसे लगेंगे, एयर इंडिया मैनेजर ने मांगे थे 6000, पैसे नहीं थे। मान सिंह बोले अरे कैसे, किधर खाएंगे, उधर फिक्का खाना उधर का, कैसे हलक से नीचे उतरेंगे मियाँ, जाने दो इनको। बोले क्या ही इतना आचार लगाए तुम लोग। सबने, सारे प्लेयर्स ने अपने अपने इनपुट दिए थे ना, कि भाई सबसे वो लोग रिसर्च के दरमियान मिले थे, बात किए थे हर सीन के बारे में कि ये बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने बताया ऐसा हुआ था, दूसरे ने बताया, तो उन सबको मिला जुला के वो एक स्क्रिप्ट बनी थी। अब बस अब खत्म ही कर लेते हैं। नहीं, अरे इनमें से कुछ को कहीं जाना होगा यार। अरे अभी शुरू, एक सेकंड। मैं सुबह परेशान था, मैंने बोला था 11:30 से 11:15 के आसपास आ जाऊंगा। मैं 15 मिनट लेट हुआ तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं समय से देरी होता हूँ तो मेरे को एंजाइटी परेशानी होने लगती है कि मैं समय से पहुँच जाऊँ। तो मुझे टाइम का मैं बड़ा लगता है समय से पहुँच जाऊँ उस जगह पे। वहाँ जाके 1 घंटा वेट करना वो चलेगा। तो मेरे को उल्टे मेरे जो सहायक ने बता दिया कि ऑडियंस आने वाली है, वो आ गई है। तो मुझे उसका भी प्रेशर हो गया कि यार इतने लोग कहाँ से आए होंगे और मैं विलम्ब करूँ, ये अच्छा नहीं होगा। अब इस बात की चिंता है कि इनको जाना भी होगा। ये क्या इसकी चिंता होनी चाहिए पंकज जी को? इनके शेड्यूल नहीं, क्या हम और सुनना चाहते हैं उन्हें? आज तो जीवन बदल के भेजेंगे। तो जब तक जीवन बदल नहीं जाता
आप सभी क्या जीवन बदला। तब तक हाँ कर आपकी वजह से जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, एक तो बता दो एक्सपीरियंस, ये मास्टर कैमरा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अनफिल्टर्ड बाय समदीश सब्सक्राइब। अनफिल्टर्ड बाय समदीश, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डाउनलोड भी करें। नहीं डाउनलोड क्यों करना है? अच्छा। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब Okay. इस चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जहाँ हैं, आप पता ही है हम कहाँ हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं। मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया, इनको अक्सर सुनता था तो आज भी सुन लिया मैंने सामने से, हम दोनों एक दूसरे को सुन लिए इनफैक्ट, और कुछ तो अच्छी बातें हुई ही होंगी काट छाट के इसमें से। हम ये दावा नहीं कर सकते कि वीडियो आपका जीवन बदल देगा, बट फिर भी आप सुने, मज़ा आएगा। शुक्रिया आप सबों का, आप अपने अपने घरों से आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन, ये वीडियो, ये इंटरव्यू, ये फीचर लेंथ फिल्म देखने में इतना ही मजा आया हो जितना मुझे पंकज जी से बात करने में आया। आई होप आप लोग वीडियो के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे लिए स्पॉन्सर की है kuku.fm ने, जो कि इंडिया के वर्नैकुलर ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स में एक लीडिंग एंटिटी है। तो अगर आपको सिनेमा जगत के बारे में और जानना हो, कुछ एक्टर्स के बारे में जानना हो, कुछ फिल्म पर्सनैलिटीज के बारे में जानना हो, तो भाई kuku.fm की ऐप पे, उनकी वेबसाइट पे इरफान साहब के बारे में, जो यहाँ एनिमेशन आ रही होगी या यहाँ आ रही होगी, इरफान साहब के करियर, उनकी जर्नी, उनकी लाइफ के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो बुक है। इसके साथ ही साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, AR रहमान और फिल्म पर्सनैलिटीज के बारे में बहुत कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो भाई हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करिए और kuku.fm की ऐप डाउनलोड करिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर डिस्काउंट चाहिए तो समदीश 50 नाम का एक कूपन कोड है, वहां डालिए। उनकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 की है वो आपको 199 में मिलेगी, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि अगला पर्सनैलिटी कौन लाए, किसको इंटरव्यू करना आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू करूं, और क्या चाहते हैं चैनल क्या करे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। Shit, I broke the lapel. No, it's fine.